मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली, राजस्थान। आज मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो समन्वय है उसके बारे में बताऊंगा। जो समन्वय का अध्याय है उसके बारे में बताऊंगा। प्रभावशाली प्रबंध के लिए संस्था की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय होना आवश्यक है। समन्वय के अभाव में एक कार्य की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाले लोगों के प्रयास भी व्यर्थ जाएंगे। लूथर गुलिक ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि यदि के कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है, किंतु समन्वय स्वतः नहीं हो जाता है, समन्वय तो करना ही पड़ता है। और विशेषकर व्यक्तियों के संगठन में समन्वय करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक संगठन में समन्वय करने का कार्य ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक के कार्य की भांति होता है। जिस प्रकार एक ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक आवश्यक निर्देश देकर संगीत की एक लय उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार संस्था का प्रबंधक भी अपने कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देकर कर्मचारियों के कार्य में उसी प्रकार समरूपता लाने का प्रयास करता है, जिससे कि संस्था के सामान्य उद्देश्यों को भली प्रकार प्राप्त किया जा सके। अब हम आते हैं समन्वय का अर्थ एवं परिभाषा। समन्वय का अर्थ एवं परिभाषा। समन्वय का अर्थ एवं परिभाषा। वर्तमान युग में सभी कार्यों में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य को अनेक विशेषज्ञ व्यक्तियों के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न साधनों एवं मानवीय प्रयासों में समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तभी प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो पाता है। इस संदर्भ में हम समन्वय में उन सभी प्रयासों को सम्मिलित करते हैं जिनके द्वारा किसी संस्था के सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या समरूपता स्थापित की जाती है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस संदर्भ में हम समन्वय में उन सभी प्रयासों को सम्मिलित करते हैं जिसके द्वारा किसी संस्था के सभी व्यक्तिगत सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या समरूपता स्थापित की जाती है। कुछ एक विद्वानों के अनुसार हम देखेंगे कि 8वें टीड के अनुसार समन्वय किसी संगठन के विभिन्न घटकों के कार्यों एवं शक्तियों के सुचारू संचालन का विश्वास दिलाने हेतु किया गया प्रयास है, ताकि संगठन के लक्ष्यों को न्यूनतम विरोध तथा अधिकतम प्रभावी सहयोग से प्राप्त किया जा सके। हेमैन के अनुसार समन्वय किसी कार्य का यथोचित मात्रा, समय, उचित गुणवत्ता से निष्पादन करने हेतु अधीनस्थों के प्रयासों का क्रमानुसार संयोजन है, ताकि उनके संयुक्त प्रयासों से निर्धारित लक्ष्यों अथवा उपक्रम के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यानी तालमेल वाला काम है। मैकफार्लैंड के अनुसार समन्वय ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों में एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में क्रियाओं में समरूपता लाता है। हेनरी फेयोल जो है वो भी एक अच्छे प्रबंध के
स्कॉलर हैं। एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। कुंज और डोनेल के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार तत्व है, जो कि एक समूह में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अन्य शब्दों में समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों में समरूपता, एकरूपता एवं क्रमबद्धता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति किया जा सके। अब जो है आप देख रहे हैं पहला कि समन्वय की अगर विशेषता दें, इन परिभाषाओं के आधार पर हम विशेषताओं को देखें तो समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। यह मानवीय प्रयासों में समरूपता, एकरूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी संस्थाओं के प्रबंधकों को करनी पड़ती है, यानी ऐसा नहीं कि किसी को करनी पड़ती है, सभी को करनी पड़ती है। समन्वय सभी प्रबंधकीय कार्यों का सार है। पांचवी विशेषता जो है वो है मानवीय प्रयासों तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। समन्वय का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। समन्वय प्रबंधकीय दायित्व एवं जवाबदेही है जिसे सभी स्तरों के प्रबंधकों को निभानी पड़ती है। समन्वय स्वतः नहीं किया जा सकता, प्रबंधकों को करना ही पड़ता है। समन्वय प्रबंधक का पृथक कार्य नहीं, प्रबंध की आत्मा है, ऐसा कहा गया है। और समन्वय और सहकारिता में अंतर होता है। अब जो है वो है कि हमने परिभाषा और विशेषताओं के आधार पर ये देखा है कि समन्वय जो है प्रबंध का सार है। हेनरी फेयोल, उर्विक, लूथिर, गुलिक जैसे प्रबंध शास्त्रियों ने समन्वय को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है, किंतु अधिक व्यावहारिक यही प्रतीत होता है कि समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं अपितु प्रबंध का सार या निचोड़ है। कोच तथा ओडोनेल ने समन्वय को प्रबंधकीय कार्यों का सार एवं आत्मा माना है। टेरी का कहना है कि समन्वय को प्रबंध का कार्य मानना गलत है। उनके विचार में समन्वय तो नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण के माध्यम से ही किया जाता है। न्यूमैन भी इसी मत के हैं तथा लिखते हैं कि समन्वय कोई पृथक कार्य नहीं बल्कि प्रबंध के सभी स्तरों का भाग है। वस्तुतः समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंधकीय कार्यों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि समन्वय प्रबंधकीय कार्यों की माला का धागा है तो प्रबंधकीय कार्य उस माला के मोती या फूल हैं। मोतियों और फूलों की माला तभी बनती है जबकि उन्हें एक धागे में पिरोया जाए। इसी प्रकार प्रबंधकीय कार्यों से प्रबंध प्रक्रिया तभी बनती है जबकि प्रबंधकीय कार्यों के बीच में समन्वय की धारा प्रवाहित हो। जब सभी प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय की गंगा बहने लगती है तो प्रबंधकीय कार्य स्वतः फलने फूलने लगते हैं तथा प्रभावी हो जाते हैं। संक्षेप में प्रबंध कार्य में समन्वय रसा बसा होता है, तभी प्रबंध सफल होता है। प्रबंध के प्रत्येक कार्य में समन्वय की सरिता किस प्रकार बहती है वो हम इनसे समझ सकते हैं। जैसे नियोजन में कैसे बहती है। प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही समन्वय करना प्रारंभ कर देता है। वह प्रभावी नियोजन करने के लिए सभी विभागों उप विभागों के नियोजन का संस्था के संपूर्ण नियोजन के बीच समन्वय करने का प्रयास करता है। उन सभी की योजनाओं में एक रूपता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सभी की योजनाओं के उद्देश्य एवं संस्थानों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। प्रबंधक सभी विभागों विभागों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं, इच्छाओं एवं उनके समाधान विकल्पों के संबंध में विचार विमर्श करता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही प्रभावी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है।
दूसरी जो धारा बहती है वो है संगठन एवं समन्वय। समन्वय को संगठन का आवश्यक सिद्धांत माना है। मोने के अनुसार समन्वय संगठन के सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या करता है। संगठन की स्थापना से संचालन तक की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रबंधक को समन्वय करना ही पड़ता है। वस्तुतः संगठन के निर्माण में कार्यों का विभाजन अनिवार्य हो जाता है और जहाँ भी कार्य विभाजन किया जाता है वहीं समन्वय आवश्यक हो जाता है। लुथिर गुलिक ने इसलिए लिखा है, बताया है कि यदि कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता तो समन्वय भी आवश्यक हो जाता है। बर्नार्ड ने संगठन में समन्वय की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, किसी भी संगठन के जीवित रहने के लिए समन्वय एक महत्वपूर्ण तत्व है। उरिक ने भी लिखा है कि संगठन का उद्देश्य ही समन्वय करना है। अगला है नियुक्ति एवं समन्वय। और थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं संगठन वाले पॉइंट को। प्रत्येक प्रबंधक को संगठन करने एवं संचालित करने के लिए समन्वय करना ही पड़ता है। संगठन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम कार्यों का विभाजन करके उन्हें विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है। तत्पश्चात उन कार्यों को करने हेतु आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रबंधकों को सभी कार्यों, विभागों, व्यक्तियों एवं उनके अधिकारों के बीच समन्वय बनाए रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रबंधक को एक विभाग का दूसरे विभाग से तथा एक विभाग के विभिन्न स्तरों से समानांतर एवं लंबवत समन्वय भी स्थापित करना पड़ता है। समुचित एवं प्रभावी समन्वय के द्वारा ही एक दूसरे विभाग, एक व्यक्ति के बीच हस्तक्षेप को टाला जा सकता है। इसी से कार्यों का दोहराव रोका जा सकता है तथा कार्यों को यथासंभव संपन्न भी किया जा सकता है। फिर नियुक्ति का कार्य जो है यानी स्टाफिंग जो है उसमें कैसे प्रबंधक को सेवी वर्गीय प्रबंध की बात है। प्रबंध को समन्वय तब भी करना पड़ता है जब वह कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी सभी कार्यों को संपन्न करता है। उसे कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का निर्धारण करने, उनकी भर्ती करने, उनका चयन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, उनका मूल्यांकन करने एवं पारिश्रमिक निर्धारित करने, उनकी पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण नीति निर्धारित करने इत्यादि सभी में समन्वय कार्य करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही सही स्थान पर सही व्यक्ति को लगाया जा सकेगा। इसी से सभी कर्मचारियों के कार्य में समन्वय आसानी से किया जा सकेगा तथा सभी का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकेगा। अब अगला है निर्देशन एवं समन्वय। निर्देशन जो कार्य है प्रबंध का, निर्देशन कार्य में भी समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्देशन में अभिप्रेरण, नेतृत्व, मनोबल, निर्माण, पर्यवेक्षण, संप्रेषण आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने हेतु उनकी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु समन्वय करना पड़ता है। अभिप्रेरण की सकारात्मक एवं नकारात्मक विधियों तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के बीच पर्याप्त समन्वय स्थापित करके ही प्रभावी अभिप्रेरण की व्यवस्था की जा सकती है। नेतृत्व लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है। अतः प्रत्येक नेतृत्वकर्ता या प्रबंधक अपने अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करके एवं इच्छित कार्य करवाने हेतु नेतृत्व की विभिन्न शैलियों में संतुलन एवं समन्वय स्थापित करता है। प्रभावी पर्यवेक्षण एवं संप्रेषण से प्रभावी समन्वय करना आसान हो जाता है। इस प्रकार निर्देशन कार्य एवं समन्वय एक दूसरे से अभिन्न है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रबंध के कार्य जो हैं उनमें समन्वय कैसे लागू होता है। तो नियंत्रण जो है, नियंत्रण प्रबंध का एक कार्य है जिसमें वास्तविक कार्य परिणामों की निर्धारित लक्ष्यों से तुलना की जाती है। तत्पश्चात उनमें कोई अंतर रहता है तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं तथा वास्तविक परिणामों एवं निर्धारित लक्ष्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक को प्रत्येक विभाग, उप विभाग एवं कर्मचारी के कार्यों में समन्वय भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस विश्लेषण से स्पष्ट है, हमने जो विश्लेषण किया, प्रबंध के प्रत्येक कार्य में समन्वय अंतर्निहित है। समन्वय के अभाव में प्रबंध के कार्य अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं। समन्वय के कारण ही प्रबंध के कार्य प्रबंध प्रक्रिया का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। समन्वय के अभाव में सभी कार्य अलग अलग होंगे जिनके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार कार के सभी पुर्जे खरीद लेने से कार नहीं चल जाती,
ठीक उसी प्रकार प्रबंध के कार्य करने से प्रबंध नहीं हो जाता। कार्य के पुर्जों का सही संयोजन करने से ही कार्य का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध कार्यों का सही समन्वय होने पर ही प्रबंध कार्यों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो पाते हैं। अतः समन्वय प्रबंध का सार यह आत्मा है। यह आत्मा प्रबंध में रची बसी होनी चाहिए। धन्यवाद।